नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स और हम आपको सुना रहे हैं दास्तां। भारत का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश और उस सूबे के सबसे बड़े गढ़ गोरखपुर में माफिया के पनपने की कहानी हम आपको सुना रहे हैं। अब तक हरिशंकर तिवारी से जुड़ी इस कहानी के 2 पार्ट में हमने आपको माफिया के बढ़ते रुतबे की कहानी सुनाई। अब आगे क्या होगा जानना है तो अगले 10 मिनट तक दम साधे सुनते रहिए दास्तान। 80 का दशक आते आते गोरखपुर के माफिया किसी के हाथों की कठपुतली बने रहने को तैयार नहीं थे। वो लखनऊ तक अपना दबदबा कायम करना चाहते थे। दास्तान में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस चाहत का अंजाम क्या। गोरखपुर में तिवारी और ठाकुर 2 गुटों की लड़ाई में कब किसका रुतबा बढ़ेगा और किसका रुतबा घटेगा, ये लखनऊ से तय होगा। दास्तान में हम आपको बताएंगे कि किस मुख्यमंत्री ने किसकी बीच पर रखा हाथ। ब्राह्मणों ने आखिर कैसे हरिशंकर तिवारी को माफिया से राजनेता बना दिया। दास्तान में इससे जुड़े कुछ रोचक किस्से हम आपको बताएंगे। और दास्तान में आज पूर्वांचल के इस महासंग्राम में होगी कुछ नए किरदारों की एंट्री। किसने कब किस पर घात किया और किसने किया प्रतिघात। जेल के अंदर से कैसे और किसका चल रहा था उत्तर प्रदेश में सिक्का। देखते रहिए न्यूज कॉरिडोर्स पर अनसुनी अनकही दास्तान। साल 1981, इलाका गोरखपुर। लक्ष्मीपुर विधानसभा के एमएलए का निधन। लक्ष्मीपुर विधानसभा के विधायक घुरहू सिंह के निधन के बाद गोरखपुर के 2 बाहुबलियों के सियासी अरमान कुलाचे मारने लगे। तब ये विधानसभा गोरखपुर जिले में ही थी, हालांकि अब महाराजगंज जिले में शामिल हो गई है। ठाकुर लॉबी के बाहुबली वीरेंद्र प्रताप शाही ने लक्ष्मीपुर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भर दिया। चुनाव आयोग ने उन्हें चुनाव चिन्ह के रूप में शेर की छवि दे दी। माफिया की इस जंग में अब एक और शख्स की एंट्री का वक्त आ चुका था। ये नाम था अमरमणि त्रिपाठी का। हरिशंकर तिवारी ने वीरेंद्र प्रताप शाही के खिलाफ दबंग अमरमणि त्रिपाठी को चुनावी अखाड़े में उतार दिया। इस चुनाव पर सबकी निगाहें टिक गईं। राजपूत और ब्राह्मणों के 2 गुटों में कभी भी किसी बड़ी घटना का डर बना हुआ था। एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी अमरमणि त्रिपाठी मुकाबले में पिछड़ गए और वीरेंद्र प्रताप शाही पहली बार विधायक बन गए। हरिशंकर तिवारी इस हार को पचा नहीं पा रहे थे। उनका मानना था कि लखनऊ से मिली खुली मदद की बदौलत ही वीरेंद्र प्रताप शाही चुनाव जीत गए, वरना पलड़ा उनका ही भारी था। हरिशंकर तिवारी का कहना था कि राजपूत लॉबी ने शाही की जीत मुकम्मल की। उनके मुताबिक वीरेंद्र प्रताप शाही के 3 मददगार थे। मददगार नंबर 1 विश्वनाथ प्रताप सिंह, तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। मददगार नंबर 2 वीर बहादुर सिंह, तत्कालीन कैबिनेट मंत्री। मददगार नंबर 3 जेपी सिंह, तत्कालीन सीएम वीपी सिंह के मुख्य सचिव। खिसियाए हरिशंकर तिवारी उस वक्त पत्र पत्रिकाओं को दिए इंटरव्यू में कई सारे आरोप लगा रहे थे। उन्होंने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया कि एनकाउंटर में उन्हें मार डालने की साजिश रची जा रही थी और इसके तार सीएम ऑफिस तक जुड़ रहे थे। हरिशंकर तिवारी ने आरोप लगाया कि शाही के कहने पर ही सीएम वीपी सिंह ने इंस्पेक्टर गोपाल नारायण सिंह और होशियार सिंह बलवरिया का तबादला गोरखपुर कराया ताकि मेरी हत्या कराई जा सके। उधर वीरेंद्र प्रताप शाही विधायक तो बन गए, लेकिन चुनावी जंग में हरिशंकर तिवारी और अमरमणि त्रिपाठी ने जिस तरह उन्हें नाको चने चबवाए वो उसे भूल नहीं पा रहे थे। चुनाव के कुछ दिन बाद ही 14 अगस्त 1981 को लखनऊ में विधायक आवास के सामने अमरमणि त्रिपाठी पर जबरदस्त हमला हुआ। त्रिपाठी तो इस हमले में बच गए, लेकिन फायरिंग में एक बेकसूर पान वाले की मौत हो गई। गोरखपुर के गैंगवॉर का बढ़ा हुआ आत्मविश्वास ही था जो उसने प्रदेश की राजधानी को भी अपनी जद में ले लिया। कहते हैं हरिशंकर तिवारी को इस बात का एहसास हो गया था कि जब तक उत्तर प्रदेश में वीपी सिंह की सरकार है
तब तक खामोशी ही उनके लिए बेहतर है। अमरमणि त्रिपाठी पर गोली चलने के बावजूद तिवारी गुट सही वक्त का इंतजार करता रहा। साल 1982 में एक बड़ा फेरबदल हुआ। सीएम बनने के महज 2 साल में वीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। 19 जुलाई 1982 को श्रीपति मिश्र ने यूपी के सीएम की शपथ ली। अब आप सोच रहे होंगे कि गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी गैंग के दिन लौटने का टाइम आ गया है। शाही और तिवारी की लड़ाई में उत्तर प्रदेश प्रशासन और सरकार की किरकिरी बहुत ज्यादा हो रही है। श्रीपति मिश्र के लिए गोरखपुर के माफिया की जंग एक बड़ी चुनौती बन चुकी थी। श्रीपति मिश्र कोई रणनीति बनाते इससे पहले ही 1983 की गर्मियों में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव शुरू हो गए। जाहिर है वीरेंद्र प्रताप शाही इलाके के विधायक थे और वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा ब्लॉक में उनके लोग ही प्रमुख पदों पर काबिज हों, इसलिए वो धुआंधार प्रचार कर रहे थे। 7 मई 1983 को ही शाही लक्ष्मीपुर में ही प्रचार करने गए। यूपी के 2649 नंबर की एम्बेसडर कार से चुनाव प्रचार में पहुंचे थे। वापस लौटते समय जैसे ही ये कार कस्बे से बाहर निकली, चारों तरफ से कुछ जीपों ने आकर उसे घेर लिया। एम्बेसडर कार को निशाना बनाकर जीपों से फायरिंग होने लगी। बमुश्किल 1-1.5 मिनट की फायरिंग में पूरी कार छलनी हो गई। हमलावर अपने काम को अंजाम देकर फरार हो गए। इस हमले में स्वचालित हथियारों का भी इस्तेमाल हुआ था। घात लगाकर किए गए हमले में 6 कार सवारों में से 2 की तत्काल मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। गोरखपुर और आसपास के इलाकों में तुरंत ही ये खबर फैल गई कि वीरेंद्र प्रताप शाही के काफिले पर जबरदस्त अटैक किया गया है और कई लोग मारे गए हैं। जब ये खबर शाही के घर तक पहुंची तो मां को ऐसा सदमा लगा कि हार्ट अटैक आ गया। मां को नहीं मालूम था कि उनका बेटा तो महफूज है। बेटे की फिक्र में मां की मौत हो गई और पूरा ठाकुर समाज गुस्से से उबल पड़ा। जाहिर है अब प्रदेश में ब्राह्मण जाति का सीएम गद्दी पर काबिज था और अब वीरेंद्र प्रताप शाही की बारी थी कि वो आरोपों का पिटारा खोल दें। वीरेंद्र प्रताप शाही ने आरोप लगाया कि हरिशंकर तिवारी के भी 3 मददगार हैं। मददगार नंबर 1 श्रीपति मिश्र तत्कालीन मुख्यमंत्री, मददगार नंबर 2 सीवी सतपथी गोरखपुर के तत्कालीन एसपी, मददगार नंबर 3 चंद्रिका राय सीओ। आप सोच रहे होंगे कि माफिया की जंग में सीओ लेवल के अधिकारी पर क्यों वीरेंद्र प्रताप शाही की नजर थी। उन्हें लगता था कि छोटे अधिकारियों की ये 60 गांठ ज्यादा महंगी पड़ रही है, शिकायतें यहीं रफा दफा हो रही हैं और हरिशंकर तिवारी का कद बढ़ रहा है। शाही ने पहले तो एसपी और सीओ को हटाने की मांग उठाई और बाद में दल बल के साथ लखनऊ में विधानसभा के सामने अनशन पर बैठ गए। कुछ दिनों तक चले इस अनशन का खात्मा 2 सितंबर 1983 को हुआ, जब शाही को उनके 27 समर्थकों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उसी दिन एक चर्चा बहुत तेज थी कि मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र, हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही के बीच सुलह की कोशिश करने वाले हैं। हालांकि ये चर्चा बाद में शिगूफा साबित हुई। गोरखपुर के 2 दबंगों की लड़ाई बिल्कुल फिल्मी अंदाज में आगे बढ़ रही है। हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही में जब जिसको मौका मिलता वो शहर पर हावी हो जाता। फिल्मों की तरह यहाँ भी नेता और अपराधी दोनों एक दूसरे की कमजोरी भी थे और ताकत थी। हरिशंकर तिवारी भी चुनावी फाइट का मौका तलाश रहे। बने रहिए हमारे साथ, इस दास्तान में अभी एक और बड़ा ट्विस्ट आना बाकी। 23 दिसंबर 1983 फाजिल नगर विधानसभा का उपचुनाव। हरिशंकर तिवारी ने इस चुनाव को अपनी साख का सवाल बना लिया था। दिल्ली से फरमान आया था और हरिशंकर तिवारी ने जीत की गारंटी दे दी थी। चुनाव प्रचार तो काफी गर्मजोशी से संपन्न हुआ, लेकिन वोटिंग डे पर हो गई एक और खूनी जंग।
हरिशंकर तिवारी अपनी टीम के साथ कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में बूथ बूथ पर घूम रहे थे। उनके साथ कांग्रेस के कुछ विधायक और मंत्री भी चुनाव का कामकाज संभाल रहे थे, जबकि राम प्रवेश सिंह अपने समर्थित उम्मीदवार के समर्थन में बूथ मैनेजमेंट का काम देख रहे थे। संयोग से एक बूथ पर रुदल सिंह और राम प्रवेश के बीच नोक-झोंक गोलीबारी में बदल गई, जिसमें राम प्रवेश के साथी महात्म सिंह की मौत हो गई। महात्म सिंह की हत्या के बाद पूरे इलाके में ये अफवाह फैल गई कि कांग्रेसी बूथ लूट रहे हैं और गोली भी मार रहे हैं। इसके बाद स्थानीय जनता भड़क गई। जिस जगह महात्म की हत्या हुई थी उससे काफी दूर दूसरी जगह हरिशंकर तिवारी के काफिले को पब्लिक ने घेर लिया। दिसंबर की ठंड के बीच ऐसी तपिश पूरे इलाके ने पहली बार महसूस की थी। अगर पुलिस मौके पर मौजूद नहीं होती तो कई लाशें बिछ सकती थीं। लेकिन किसी शहर में अगर हत्या का सिलसिला शुरू हो जाए तो फिर वो रुकता नहीं। खूनी जंग को खत्म होने में अरसा लग जाता है। गोरखपुर और पूर्वांचल में ठाकुर और तिवारी गैंग के बीच की जंग बढ़ती चली गई। कभी किसी एक गुट से लाश उठती तो कभी दूसरे गुट से किसी की अर्थी सजती। साल 1976 से शुरू हुए गैंग वॉर में 1983 तक पुलिस की फाइल मोटी होती गई। 7 सालों में विधायक समेत करीब 150 लोगों के मारे जाने का अनुमान है। कहते हैं तिवारी गैंग में इस वक्त तक करीब 150 युवा हथियार थाम चुके थे। वहीं शाही गैंग का हथियार बंद जत्था भी 100 का आंकड़ा पार कर चुका था। आलम यह हो गया कि छोटे मोटे थानों की पुलिस के लिए ऐसे किसी गैंग पर हाथ डालना धीरे धीरे बहुत रिस्की होता गया। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय में इस तरह की संगठित अपराध पर काबू पाने को लेकर मीटिंग पर मीटिंग शुरू हो गई। जिन खादीधारियों ने इन दबंगों को शुरुआती दिनों में संरक्षण दिया था, अब उनके लिए भी इन्हें कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा था। दूसरी तरफ आलम ये था, ये दबंग अब खुद खादी पहनकर उनके बराबर में बैठने का रुतबा हासिल करने लगे थे। दास्तान में अब हम आपको बताते हैं कि कैसे हरिशंकर तिवारी की राजनीतिक पारी शुरू हुई। हरिशंकर तिवारी के जो भी प्रतिद्वंदी थे वो सक्रिय राजनीति में जल्दी एंट्री कर गए, लेकिन तिवारी सारे संसाधनों के बावजूद अब तक चुनाव जीतकर जनप्रतिनिधि नहीं बन पाए थे। हरिशंकर तिवारी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई खत्म करने के बाद से ही कांग्रेस से जुड़ तो गए थे, लेकिन संगठन में पदाधिकारी ही बने रहे। पार्टी ने उन्हें न तो चुनाव की राजनीति में उतरने का अवसर दिया, न ही तिवारी ने चुनावी सियासत में हाथ आजमाया, सिवाय 1973 के विधान परिषद चुनाव के। हालांकि पार्टी के लिए तिवारी हमेशा उपलब्ध रहे। ये वो दौर था जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बार बार मुख्यमंत्री बदल रही थी। वीपी सिंह के बाद श्रीपत मिश्र ने कमान संभाली, लेकिन 1984 आते आते उनका भी पत्ता कट गया। अब उत्तर प्रदेश में नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस आला कमान की पसंद बन गए। काल चक्र का कुछ ऐसा फेर रहा कि सूबे में मुख्यमंत्री तो ब्राह्मण थे, लेकिन उन्हें ही हरिशंकर तिवारी की गिरफ्तारी भी करवानी पड़ी। दरअसल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरा देश सकते में था। राजीव गांधी की अगुवाई में चुनाव हो रहे थे। इस बीच हरिशंकर तिवारी भी चुनाव लड़ने पर अड़ गए। महाराजगंज से कांग्रेस ने जितेंद्र सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। हरिशंकर तिवारी को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया। नॉमिनेशन करते ही हरिशंकर तिवारी पर रासुका लगा दी गई, गिरफ्तार कर लिया गया। जेल से ही हरिशंकर तिवारी ने चुनाव लड़ा। जितेंद्र सिंह जीते और दूसरे पर तिवारी रहे। बाकी 7 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। हरिशंकर तिवारी का कद और बढ़ गया। हरिशंकर तिवारी की दबंगई अपनी जगह थी और जनता के बीच उनकी पैठ अपनी जगह। वो जेल के अंदर भी रहे, लेकिन गोरखपुर और पूर्वांचल में उनका रुतबा बढ़ता गया। 8वीं विधानसभा अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी थी। उत्तर प्रदेश में 9वीं विधानसभा के चुनावों का ऐलान हो चुका था। वीरेंद्र प्रताप शाही ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर दोबारा लक्ष्मीपुर विधानसभा से ही ताल ठोकी। हरिशंकर तिवारी भी इस बार किसी भी कीमत पर चुनावी मैदान में उतरना चाह रहे थे। दरअसल प्रत्यक्ष राजनीति में उतरना तिवारी की महत्वाकांक्षा से ज्यादा जरूरत बन गई थी। अब सिर्फ राजनीतिक संरक्षण से ही काम नहीं बनने वाला था। अपना वजूद बचाए रखने के लिए सियासत के बंद दरवाजे को हर हाल में खोलना था।
देवरिया जेल में बंद हरिशंकर तिवारी ने ठान लिया था कि अब किसी भी कीमत पर विधानसभा पहुंचना है, लेकिन उनको एक सुरक्षित सीट चाहिए थी जहां से उनको कोई हरा ना सके। ब्राह्मण बहुल विधानसभा चिल्लू पार, हरिशंकर तिवारी को अपने लिए बेहद मुफीद सीट लगी। गोरखपुर के चिल्लू पार विधानसभा में ही हरिशंकर तिवारी का पुश्तैनी गांव टाड़ा पड़ता है। हरिशंकर तिवारी ने कांग्रेस आलाकमान तक संदेश पहुंचाया कि चिल्लू पार से टिकट चाहिए। चिल्लू पार से कांग्रेस के तत्कालीन विधायक भृगुनाथ चौबे ने अपनी दावेदारी भी छोड़ दी। हरिशंकर तिवारी के साथ कांग्रेस के ही कुछ लोगों ने भीतरघात किया, टिकट नहीं मिल सका। ऐन मौके पर कांग्रेस ने हरिशंकर तिवारी के विरोधी मार्कंडे चंद को चिल्लू पार का टिकट दे दिया। ये दूसरा मौका था जब हरिशंकर तिवारी के स्वाभिमान को कांग्रेस ने चोट पहुंचाया था। उनका दबंग और अक्खड़ मिजाज एक बार फिर से जाग गया था। हरिशंकर तिवारी ने कांग्रेस के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चिल्लू पार से नामांकन भरा। आज समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है, लेकिन तब साइकिल पर किसी पार्टी की मोहर नहीं लगी। हरिशंकर तिवारी को चुनाव चिन्ह साइकिल ही मिला और वो दबंगई से साइकिल की सवारी कर लखनऊ विधानसभा तक पहुंचे। पुलिस की फाइलों में हरिशंकर तिवारी के खिलाफ कई सारे मुकदमे दर्ज थे, लेकिन आम जनता के बीच वो एक रॉबिन हुड वाली इमेज बनाते चले गए। रुतबा ऐसा कि जिस समय कांग्रेस का टिकट जीत की गारंटी माना जाता था, उस दौर में हरिशंकर तिवारी ने निर्दलीय चुनाव जीता और वो भी 57% से ज्यादा वोट हासिल कर। ये शायद देश का पहला मामला था जब कोई माफिया कहा जाने वाला शख्स जेल के भीतर रहकर चुनाव जीता हो। बताते हैं कि 1985 के चुनाव में हरिशंकर तिवारी के समर्थकों का दिया जाने वाला नारा बम बम शंकर जय हरिशंकर फैशन बन गया था। इस नारे का इस्तेमाल आने वाले कई चुनावों में उनके समर्थक करते रहे। साल 1985 में ही वीरेंद्र प्रताप शाही ने दोबारा जीत हासिल कर ली। ये पहली बार हुआ था जब दोनों गुटों के मुखिया जनप्रतिनिधि बन चुके थे। गोरखपुर के अंडरवर्ल्ड का अब मेकओवर हो चुका था। उसके बदले रूप ने प्रदेश और देश की राजनीति का चेहरा बदलने की शुरुआत कर दी थी। 1985 के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने गोरखपुर को एक बार फिर खास बना दिया। यहाँ एक तरफ जहां इसी माटी से हरिशंकर तिवारी जैसा दबंग विधानसभा में दाखिल हो चुका था, तो वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर से एक ठाकुर की ताजपोशी मुख्यमंत्री के तौर पर होना तय हो गई। ठाकुर और ब्राह्मण, गोरखपुर शहर में इन दो जातियों के बीच की टशन अब और बढ़ने वाली थी। इसके बाद क्या हुआ? गोरखपुर और हरिशंकर तिवारी की ये दास्तान अभी जारी है।